नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। चुनावी मंथन में आज चर्चा एक बेहद नए मुद्दे की। आप सभी को वो दौर याद होगा, वर्ष 1990 से 1996 के बीच का, जब इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन महोदय हुआ करते थे। जब उन्होंने सब धान 22 पसेरी तौल दिए। ये कहावत है सेंट्रल यूपी में या उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में कि सब धान 22 पसेरी। इसका मतलब सबको एक तराजू में तौलना, बिना किसी भेदभाव पूर्वाग्रह ग्रह के। एक ऐसा चुनावी सिस्टम शेषन महोदय ने क्रिएट किया कि लोग थर थर कांपते थे। नेता तो छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेट, यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस सेशन के सिस्टम को। जब जिले का जो मुख्य चुनाव अधिकारी रिटर्निंग अफसर डीएम होता है, डीएम को भी अपने गनर के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ चुनाव केंद्र में नहीं घुसने दिया जाता था। वो केवल सिर्फ अकेले चुनाव केंद्र में जाते थे, जबकि वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिले के। उसके बाद भी उनको बैरियर पर उनके सुरक्षा कर्मियों को, उनके लाव लश्कर को रोक दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि डीएम अपने लाव लश्कर के जरिए कहीं चुनाव न प्रभावित करे। इस स्तर की आला व्यवस्था शेषन साहब ने की थी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि शेषन साहब जब रिटायर हुए, खुद चुनाव लड़े तो बुरी तरह हार गए। मरहूम शेषन टी.एन. शेषन साहब अब इस दुनिया में नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये कार्य, ये सिस्टम, ये तंत्र चलता है इस देश में। बार बार ये कहा जाता है कि सिस्टम चलता है, व्यक्ति नहीं, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो आज एक व्यवस्था हमें देखने को मिली। शेषन साहब की आत्मा जहां कहीं भी होगी, अगर उन्होंने दोबारा कोई अवतार लिया होगा तो वहां वो महसूस करेंगे। और ब्रह्मांड में अगर कहीं दृश्य अदृश्य कहीं भी वो होंगे तो मुझे लगता है उनको थोड़ी तसल्ली हुई होगी कि इतने चुनावों के बाद कोई व्यक्ति आया है जिनका नाम है राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत। राजीव कुमार साहब का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 तक है। तो उनके नेतृत्व में 2024 के लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अब राजीव कुमार साहब के कार्यकाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, तमाम चुनाव सुधार भी हुए हैं। ऐसे बहुत सारे दावे भी किए गए हैं सरकार की ओर से भी कि बहुत सारे चुनाव सुधार सरकार ने किए हैं चुनाव आयोग के जरिए। लेकिन आज एक ऐसा काम हुआ जिससे चुनाव मशीनरी में लगे लोग, सिस्टम, तंत्र, उसको एक हिम्मत मिलेगी, उसको एक दमखम मिलेगा। अब ये बात दीगर है कि उस दमखम का उपयोग ये जो चुनाव कराने वाला तंत्र है, जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, उसका एक सिस्टम है। और आयोग एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यवस्था है, सिस्टम है पूरे देश में फैला हुआ। तो वो सिस्टम इस दमखम का इस्तेमाल कहां करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब इतनी सारी भूमिका मैं क्यों बांध रहा हूं, इसके पीछे आज घटी एक घटना है। इस देश में विपक्षी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे, या यूं कहा जाए कि विपक्षी गठबंधन के विपक्ष के सबसे बड़े नेता, मौजूदा एमपी भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं वायनाड से, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए दक्षिण के राज्यों में हैं। वो तमिलनाडु से जब उनका हेलीकॉप्टर केरल के लिए उड़ने वाला होता है तो जैसे ही टेक ऑफ करने की स्थिति होती है और वो धरातल पे कहीं से उड़कर आता है, ये पता चलता है कि राहुल गांधी को लेकर ही आया है। थोड़ी देर बाद इसको 3-4 सभाओं में जाना है केरल। तो जैसे ही वो तमिलनाडु की धरती पर आता है, चुनाव आयोग की टीम और उसके अधिकारी लपकते हुए तेज कदमों से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही उसके पंखे धीमे पड़ते हैं, चुनाव सिस्टम से लगे लोग, आयोग से लगे लोग हेलीकॉप्टर को घेर लेते हैं, उसकी गहन तलाशी लेते हैं और
इस उड़न खटोले की तलाशी और तमाम चीजों के बाद फिर राहुल गांधी निकलते हैं। ये पूरी जानकारी इस वीडियो को तमाम मीडिया जो स्रोत हैं, एजेंसियां हैं, चैनल हैं, उन्होंने इसको जो चुनाव आयोग है उसके हवाले से चलाया कि चुनाव आयोग ने ये जारी किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, ये दृश्य देखकर मुझे कम से कम मुझे तो बहुत संतोष मिला। जो लोग ये कहते थे कि चुनाव आयोग कठपुतली हो गया है, कम से कम उनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश के शीर्ष विपक्षी नेता का अगर हेलीकॉप्टर चेक हो सकता है, संदेह कुछ भी रहा हो, तो मुझे लगता है अब आने वाले दिनों में सत्ताधारी दल के तमाम बड़े नेताओं के भी हेलीकॉप्टर, उड़न खटोले, गाड़ियां चेक होंगी और चुनाव आयोग अपना दमखम दिखाएगा। हालांकि विपक्ष को इसमें बहुत संदेह रहता है। चुनावी मंथन में आज विस्तार से चर्चा सख्त चुनाव आयोग की। लगातार तमाम शिकायतें आई, तमाम चीजें आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष पूरी तरीके से ये कह रहा है कि आयोग ने उनकी जो सामान्य गतिविधियां हैं उनको भी घेर दिया है, रोक दिया है, मुकदमे हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की कुल आय हलफनामे में 680 रुपये बताई गई है, ऐसी जानकारी है। इस बात पर आयोग की तरफ से कहा गया है कि अब अपने कर का सत्यापन पेश करें बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी के पास करोड़ों की संपत्ति है। कई इंटरव्यू में वो अपनी गाड़ियों की फ्लीट दिखा चुके हैं। कुछ संगठन और कांग्रेस के अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बंगलुरु में राजीव चंद्रशेखर की कई संपत्तियों की टैक्स इनवाइस, जिसमें उन्होंने अपने नाम टैक्स जमा किया है, जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ में है, उनको भी आयोग को भेजा है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी तक आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कल रात मैं एक ट्विटर स्पेस को सुन रहा था जो कांग्रेस के लोग चला रहे थे। उसमें डॉक्टर शशि थरूर, जो राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उसमें शामिल थे। तो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खजुराहो से अगर एक दस्तखत गलत जगह कर देता है तो उसका पर्चा आयोग के लोग निरस्त कर देते हैं। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति हलफनामे में अपनी संपत्ति, जो ओरिजिनल संपत्ति है, उसको नहीं दिखा रहा है। आयोग से शिकायत की गई, हाई कोर्ट गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सीबीडीटी को मामला भेज दिया गया कि भाई टैक्स का पता करो, सत्यापन करो। लेकिन जो साफ तौर पर दिख रहा है, जो सबूत दिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग ने इन सबूतों पर कोई गौर नहीं किया। इस तरह के भी मामले हैं, बहुत सारे चीजें इस तरह की हैं। लेकिन राहुल गांधी के मसले पर अगर इतनी सख्त कार्रवाई की गई है, अगर कोई संदेह रहा है आयोग को, तो ये अच्छी बात है। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब इस देश का भाग्य का फैसला हो रहा हो, ऐसे में ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। चुनाव आयोग की नजर में पक्ष विपक्ष एक हैं। अब विपक्ष पर तो कार्रवाई है, आगे आयोग को यह साबित करना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष है। सारे नियम कायदे केवल विपक्ष ही नहीं तोड़ रहा है, ऐसा विपक्ष के लोग कहते हैं। लेकिन मैं बेहद खुश हूं, मैं बेहद प्रसन्न हूं
कि कम से कम आयोग ने शेषन साहब की विरासत को संभाल कर रखा है। कम से कम इसका संकेत तो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग करके दे ही दिया गया। हालांकि साल 2019 में एक चुनाव अधिकारी ने, पर्यवेक्षक ने, जिन्हें आयोग ने पर्यवेक्षक बनाया गया था, उन्होंने अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को भी चेक कर लिया था। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई बाद में, और बहुत सारी, वो कहाँ हैं आज मुझे पता ही नहीं है। लेकिन ये जो संदेश है ये बहुत अच्छा है। कम से कम एक मजबूत, एक रीढ़ वाले चुनाव आयोग का संकेत ये जरूर मुझे मिल रहा है। लेकिन आयोग निष्पक्ष है, आयोग सिर्फ विपक्ष को शिकार नहीं बना रहा है, जो भी जैसा विपक्ष का आरोप है। इसके लिए वही सेशन वाली जो फार्मूला है उनका कि सावधान 22 पसेरी, तो इस आयोग को भी सावधान 22 पसेरी तोलने होंगे। क्या सावधान 22 पसेरी मौजूदा आयोग तोल पाएगा, ये आने वाला जो वक्त है चुनाव का ये बताएगा। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग और उस पर जो तमाम सवाल उठे हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, उस पर कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने क्या कहा, वो जरा सुनिए पहले। प्रधानमंत्री मणिपुर पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री से उनकी बात नहीं हुई है, मणिपुर के राजनीतिक दलों से कोई बैठक नहीं हुई है, और सिर्फ 3 मिनट के लिए, जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई थी लोकसभा में, सिर्फ 3 मिनट के लिए, 123 मिनट का भाषण था और सिर्फ 3 मिनट के लिए उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। और जब मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में था, लोग कह रहे थे कि हो सकता है प्रधानमंत्री आए, पर कोई संकेत तो नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। केरल गए हैं, तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, सभी राज्यों में का दौरा करते हैं, पर मणिपुर जाने की उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई है। असम में भी गए हैं, मिजोरम में नहीं गए हैं वो, क्योंकि मिजोरम में जाते तो सवाल उठता आप मिजोरम में गए हैं पर मणिपुर को क्यों नहीं आए। और मणिपुर जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 19, मुझे लगता है कि मेरे साथी वो बयान नहीं लगा पाए इस कार्यक्रम में। इसके लिए दर्शकों से मैं माफ़ी मांगता हूं। जो वास्तव में रिएक्शन आया है वो नहीं सुना पाए। कोई दूसरा मणिपुर का मसला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हिस्से होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वो हिस्सा जो आज की इस चर्चा से रेलेवेंट है, उसका रेलेवेंस है, वो हम आपको नहीं सुना पाए। कोशिश करेंगे कि आगे सुनाएं। कुल मिलाकर एक कांग्रेस का रिएक्शन है, और दूसरी तरफ शशि थरूर और वर्सेज राजीव चंद्रशेखर। चुनाव बहुत फंसा हुआ है वहां पर शशि थरूर का, ऐसा मुझे लग रहा है। That has been an MP for 15 years and nothing has really happened in the last 15 years, and I am a candidate that has come here determined to bring progress, development, investments, jobs to the people of Tirunelveli, to the residents of the community of Tirunelveli. And so I see this not so much as a clash of VIPs or global intellectuals or whatever the Congress candidate wants to call himself, but rather a contest between two ideologies. One, which is Narendra Modi ji's politics of performance, getting things done, moving the country forward, moving the district forward, moving the people forward, giving them more and more opportunities. And the other, which is like the Congress for the last 65 years that have said Garibi Hatao, lots of promises, lots of slogans, but nothing to show for it. So I think that is the nature of the contest. It is certainly nothing to do with 2 people or 3 people. It is about who does what and who is best suited. I've not received the notice. God knows which address he sent it to. But no doubt, since it's been widely reported in the media, at some point it will show up and it will get the suitable reply. It should be pointed out that I at no stage made any specific allegation. I merely said that this is the talk of the town, not just of the town, the coastal belt as well.
and that people are talking about this practice happening rather widespread. And I've heard this from various people, including people of some prominence in the local community. Today, just now, Mr. Albert confirmed this as a former member of the BJP himself, that this is a widespread practice there. Now, beyond that, I'm not making any further accusations. I have an election to fight. And if this is the way they or somebody on their behalf wants to do it, all I can say is I'm glad they're pumping money into Thiruvananthapuram's economy. मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को उतार कर शशि थरूर को मुश्किल में फंसा दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन आज चर्चा आयोग को लेकर जिस तरीके से वो सख्त हुआ है, कार्रवाई कर रहा है, ये सख्ती, क्या सख्ती में भी समाजवाद देखने को मिलेगा? क्या सबके साथ एक सा व्यवहार, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ एक सा व्यवहार, क्या इस तरह की चीज़ें भी आयोग के कार्य और व्यवहार में देखने को मिलेगी? ये बड़ा सवाल आज विपक्ष भी उठा रहा है। जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया, अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों ने संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई, जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। आपको क्या लगता है पन्ना कलेक्टर दबाव में है? नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। ये खजुराहो के जो कैंडिडेट हैं मैडम, उनके पति का यह बयान है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पति ये बोल रहे हैं, पीछे वो महिला उम्मीदवार खड़ी हैं, इंडिया गठबंधन का टिकट इन्हें मिला था। समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट कांग्रेस ने दी थी, मध्य प्रदेश में एक सीट, और उसका असर ये हुआ कि वो उनका नॉमिनेशन ही केवल सर्टिफाइड कॉपी में दस्तखत एक जगह होने के कारण, सर्टिफाइड कॉपी करें पुरानी है और एक जगह दस्तखत होने के कारण, केवल दूसरी जगह दस्तखत नहीं था, इस कारण रिजेक्ट कर दिया गया। तो एक तरफ ये चपलता आयोग की, उसकी मशीनरी की, एक तरफ चपलता कि राहुल गांधी क्या ले जा रहे हैं। अगर कोई आयोग को संदेह है कि भाई वो कोई अनअकाउंटेड मनी ले जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ले जा रहे हैं जो चुनाव में घातक है, उनके हेलीकॉप्टर में क्या है? क्या शराब की बोतलें ले जा रहे थे बांटने के लिए मतदाताओं को? क्या वो कोई ऐसा पैसा लेकर जा रहे थे बांटने के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, आयोग के तमाम अपने बिंदु होते हैं चेक करने के, लेकिन ये अभी तक मुझे नहीं लगता है पब्लिक डोमेन में आया हुआ है कि उस चेकिंग से पहले इंफॉर्मेशन क्या थी, सूचना क्या थी, क्यों चेकिंग की गई। ये बहुत सारे सवाल हैं। और ठीक है, अगर आयोग का विशेषाधिकार भी है तो उस चेकिंग के बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से, वीडियो जारी करने से काम नहीं चलता, बताना चाहिए कि भाई क्या सूचना थी राहुल गांधी की, इसलिए उनके उसको रोका गया था। और बहुत अच्छी बात है, मैंने तो अपने इस कार्यक्रम की भूमिका में ही कहा कि 1990 से लेकर 96 तक सेशन साहब का जो कार्यकाल है, उसकी हल्की सी झलक मुझे राजीव कुमार जी के कार्यशैली में कुछ दिख रही हल्की सी। मुझे लगता है 2024 का चुनाव, चूँकि 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो लगता है कि वो कुछ क्रांति करके जाएंगे, नहीं सेशन जी के बराबर तो उसके आसपास की कोई क्रांति। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के उस पार मेहमान होंगे और चर्चा सख्त चुनाव आयोग पर।
चुनावी मंथन में आज बात सख्त चुनाव आयोग की ये बानगी है। आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को है। 7 चरणों में इस देश में चुनाव होने वाला है, महायज्ञ लोकतंत्र का। और जाहिर सी बात है जो मशीनरी चुनाव कराती है उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। हमने मौजूदा जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, उनमें खुद हमने सेशन साहब की एक हल्की सी झलक देख ली है, तो मुझे उम्मीदें बंध गई हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आलोक भदौरिया, इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, बहुत स्वागत भदौरिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। और राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी से चर्चा की शुरुआत करता हूं। भदौरिया जी, हमें तो राजीव कुमार जी का ये काम देखकर, उनके सिस्टम का काम देखकर, उनके तंत्र का काम देखकर कि इस देश के सर्वोच्च विपक्षी नेता का हेलीकॉप्टर चेक करना, ये अपने आप में ऐसा लग रहा है कि सेशन साहब वाली झलक या उसके कहीं आसपास थोड़ा बहुत आयोग चलने की कोशिश कर रहा है। आयोग के दांत केवल दिखाने वाले नहीं हैं जैसे हाथी के होते हैं, वो करा कि हम बाइट भी कर सकते हैं। और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को चेक किया उन्होंने, तो हमें तो उसमें कहीं ना कहीं सेशन साहब की झलक हल्की फुल्की दिखने लगी है। और उम्मीद है कि राजीव कुमार जी अपना ये कार्यकाल जब 18 फरवरी 2025 को समाप्त करेंगे तो उनके नाम भी इतिहास लिखा होगा। भदौरिया जी। धन्यवाद दुर्गेश जी। पहली बात तो ये कि सेशन से तुलना कैसे की जा सकती है, क्यों की जा सकती है, इसका जवाब आपको अगले 20 घंटे में मिल जाएगा। कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो डेट है जिसमें वीवीपैट की गिनती की जो बात है, उस बात का क्या जवाब देते हैं सुप्रीम कोर्ट, चुनाव ईसीआई क्या दलील देता है सुप्रीम कोर्ट में, इसी से ही पता चल जाएगा कि आप उसको सेशन के समकक्ष रखने की सोच भी सकते हैं या नहीं सोच सकते। तो इसके लिए हमको 20 घंटे का इंतजार करना चाहिए। रहा सवाल राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच का, तो मेरा मानना यह है कि जब ये बहुत सारी जानकारियां जब इनके पास में होती हैं, सारी जानकारियां पब्लिक को शेयर की जाती हैं, तो ये भी शेयर किया जाना चाहिए कि क्या वहां पे ड्रग्स ले जाई जा रही थी, क्या कैश ले जाया जा रहा था, क्या शराब की बोतल ले जाई जा रही थी। ये भी कम से कम बताना जरूर था कि जिसके आधार पर उन्होंने शक किया और तलाशी ली। मैं इसे इसलिए आधार पर कह रहा हूं क्योंकि अभी परसों आपके चुनाव आयोग ने, ईसीआई ने एक अपना प्रेस नोट जारी किया था। उस प्रेस नोट में था कि 1 मार्च 2024 से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक आपको मालूम है ड्रग्स कितनी बरामद की गई है? आप सुनकर आश्चर्य कर जाएंगे, 2000 करोड़ से ऊपर। और अगर आप सही आंकड़ा जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, 2068.55 करोड़, 2068.55 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। ये तो जब इतना बड़ा मामला हो रहा है तो कम से कम देना चाहिए। अब क्यों नहीं देते हैं? आप जैसे गुजरात की में आ जाइए, इसमें गुजरात का भी मैं एक प्रसंग डाल देता हूं। गुजरात से बरामद हुई है 485.99 करोड़ की ड्रग। ये ईसीआई का प्रेस नोट है। ये मैं ऑफिशियल डाटा, हम लोग पैनल में बात कर रहे हैं, करते करते हमारे इतने गूगल के महारथी लोग हैं, फटाफट चेक भी कर लेंगे कि मैं डाटा सही दे रहा हूं या नहीं दे रहा। ठीक है, अब सवाल है कि नैरेटिव बनाना। तो आप नैरेटिव तो बना रहे हैं, राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर की तलाशी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या लेके जा रहे थे, ये सब नहीं कह रहे। आपने शक तो पैदा किया, तो ये भी होना चाहिए कि उसमें शक किस बात का था। आप दुर्गेश जी, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस कम से कम ये तो बताएगी ना। ईडी भी तो ये बताता है ना कि भाई आपको पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया, फला आरोप के तहत गिरफ्तार किया। आपने अगर तलाशी ली, अच्छी बात है, ली तलाशी, लेकिन अगर आप वीडियो देखें और अगर आपके पैनल में अगर कोई वो पुलिस वाले, अरे मैं पुलिस वाला पैनल की क्या बात करूं, आपसे बेहतर कोई क्राइम रिपोर्टर तो है नहीं, आप बहुत सारे अधिकारियों को भी जानते हैं। जिस तरीके से पुलिस वाले जो भी बंदे थे वो झांक झांक करके देख रहे थे, तो अगर इस तरीके से जांच करने के आधार पर अगर उनकी भर्ती हो ना,
तो निश्चित तौर पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि वो जांच के लायक ही नहीं है। जिस तरीके से झांचा, अब वीडियो को जरा फिर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ी पार्टी के एक नेता की जांच करने जा रहे हैं, उसके हेलीकॉप्टर की, और इतने कैजुअल अप्रोच में जरा सा झांका, इधर किया, दाएं किया, बाएं किया, तो ये क्या कर रहे हैं? ये खानापूर्ति है। ये इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गंभीरता है, लेकिन हाँ, नैरेटिव खड़ा किया जा सकता है। और जहां तक मैंने अपनी बात शुरू की थी कि आप इनके सेशन से जो तुलना कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुलना करने के लायक है ये, लेकिन उसके लिए भी मैं उनको ग्रेस पीरियड दूंगा। अगले मतलब 20 घंटे का तो मैं टाइम दूंगा, देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या देते हैं। अगर अब मैं इस दो संभावना पर मैं आज ही बात कर लेता हूं, कल आप पकड़े उससे पहले ही। तो पहला, अगर वो ये कहते हैं कि मैं वीवीपैट की गिनती के लिए तैयार हूं, तो मैं बिल्कुल सेशन के समकक्ष रख दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरा, अगर वो कहते हैं कि इसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूं कि 2019 में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, तो वो 39 दिन में हुए थे, आपने 4 दिन एक्स्ट्रा क्यों लिए? पहला। दूसरा, इसी देश में भाजपा की सरकार 2004 में थी, तो उसमें 20 दिन के अंदर 4 चरणों में चुनाव हो गए थे। आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? इसी देश में हुए थे भाजपा की सरकार में 20 दिन 4 चरण, आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? सवाल तो ये है, आप डेट क्यों बढ़ा रहे हैं? आपने हमेशा, अच्छा दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप चुनाव के अगर दौर की अगर आप बात करें, तमिलनाडु की सारी सीटों पर एक दिन में चुनाव हो सकता है, दक्षिण के कई राज्यों की सीटों में एक दिन में चुनाव हो सकता है, तो भाई बंगाल में केवल 3 ही पे क्यों हो सकता है? उत्तर प्रदेश में 8 और 9 सीट पे ही क्यों हो सकता है? अगर आपके पास, क्या हमारे पास इसमें 2 चीजें हैं, एक सवाल, उसके बाद में मैं अपना बात खत्म करूंगा, फिर आप सवाल पूछिएगा। क्या हमारा 2004 या 2019 के मुकाबले सड़कों का बनना कम हो गया है? क्या सड़कें और खराब स्थिति में आ गई हैं? क्या हमारा कम्युनिकेशन का जरिया और खराब हो गया है? क्या हम बसों का अधिग्रहण नहीं कर पाते हैं? हम क्या नहीं कर पाते हैं जो आप इतना लंबा खींच रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, आप 8 की जगह 16 सीटों पर क्यों नहीं चुनाव करा सकते? क्यों 7 चरणों में किसी राज्य को ले जाते हैं? क्या वजह है? पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है कि आप 7 चरणों में ले जा रहे हैं? तो ये भी एक हमको सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की अगर आप बात करते हैं, तो ये तो बड़ी दूर की बात है। तो मेरे ख्याल से मैं आपके सेकंड राउंड के इंतजार करूंगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं, मैं अभी इनको कोई भी पदवी नहीं देना चाहता, कोई भी तमगा नहीं देना चाहता। इसके लिए मैं 20 घंटे का इंतजार करूंगा, इनके जवाब का इंतजार करूंगा। दुर्गेश जी, फिर कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछेगा सेकंड राउंड। मैं आऊंगा आलोक जी, आपके पास आऊंगा। मैं जरा इसमें देवेंद्र प्रमुख का एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा। देवेंद्र प्रमुख भाई, मुझे तो उम्मीद दिखी सेशन साहब के कार्यकाल में। मैं एक रिपोर्टर के तौर पर इस देश के बहुत बड़े समाचार पत्र समूह में था और आलोक जी उस वक्त संपादक थे, तो जाहिर सी बात है कि उस कार्यकाल को हमने देखा, जैसा मैंने अभी अपनी भूमिका में जिक्र किया कि जिले का कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी है वो भी अपने लाव लश्कर या गनर के साथ मतदान केंद्र में नहीं घुसने पाता था। अर्धसैनिक बल बाकायदे रस्सा लगा देते थे बैरिकेड के तौर पर कि साहब कलेक्टर साहब अंदर गए, बस बाकी कोई नहीं। और बाकायदे वर्दी में रहता था, नेम प्लेट लगी होती थी कलेक्टर। केवल एक आदमी, कप्तान और कलेक्टर केवल जाता था, उसके गनर लश्कर कोई नहीं जाता था। इसका उद्देश्य यह था कि आप किसी मतदाता को अंदर धमका ना सके, डरा ना सके, या लाव लश्कर से कहीं उस प्रभाव ना पड़े। इस स्तर का चुनाव सेशन साहब ने कराए हैं। और आज जब इस देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता का हेलीकॉप्टर चेक किया, तो जो आलोक जी ने सवाल उठाया, मैंने भी उठाया कि भाई अफीम ले जा रहे थे, चरस ले जा रहे थे, शराब ले जा रहे थे, पैसा ले जा रहे थे, या हो सकता है कि बहुत गोपनीय मामला हो, तो अभी तक उन्होंने नहीं कहा। तो मैं अभी आयोग की उस पर कोई मनसा पे सवाल नहीं उठाता हूं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा देवेंद्र जी, मुझे लगा कि आयोग के भी दांत जो विपक्षी लोग कहते हैं दिखाने वाले हैं, नहीं, आयोग भी होशियार रहो, अभी तो विपक्ष चपेट में आया है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि राजीव कुमार जी इतिहास में अपना नाम लिखाएं। देवेंद्र प्रमुख, देखिए दुर्गेंद्र सर, बहुत गहन क्वेश्चन है आपका, और इस गहन क्वेश्चन पर थोड़ा सा जल्दबाजी से जवाब दिया भी नहीं जा सकता। मैं एक चीज और कहूंगा कि कोई भी चीज बिगड़ तथ्य के बोल पाना जल्दी होती है, और ये बहुत नाजुक समय है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और कई बार हमको जो है इस तरह के जवाब देने पड़ते हैं कि जवाब देने का काम होता है सरकार का, और विपक्ष हो चाहे विशेषज्ञ के तौर पर
आती हो, लोकतांत्रिक बात करी भी जाती है, डिबेट का हिस्सा भी होती है। अब चुनाव आयोग ने जिस तरह से राहुल जी के, आपने कहा हेलीकॉप्टर को चेक किया है और उसका क्या कारण रहा है, और वही आप भी कारण पूछ रहे हैं, ये इससे सरकार की जिम्मेदारी अभी ये तय नहीं कर सकते दुर्गेंद्र सर कि सरकार इसमें क्या चाहती है, सरकार की वजह से। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं इस ओर डिबेट को ले ही नहीं जाना चाहता। मैं तो आज बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे सेशन साहब की याद आ गई, मैं जब डिबेट में आ रहा था तो मैं बहुत आज प्रसन्नता के साथ में डिबेट में आया कि साहब कोई ना कोई उनके एक कदम एक उंगली के बराबर चलने की हिम्मत तो की किसी ने सेशन साहब के बाद, वो राजीव कुमार जी हैं। मैं तो उनकी प्रशंसा करने आया हूं आज जी। मैं तो अभी ना प्रशंसा करूंगा ना उनका कोई विरोध भी, मैं ऐसा कोई भाषण नहीं दूंगा कि वो प्रशंसा नहीं, अच्छे कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर उन्होंने इस देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता की क्या हेलीकॉप्टर को चेक करने की कोशिश की, तो उनके पास कहीं ना कहीं उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, स्वागत है, करना चाहिए, इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है जी। नहीं, ये तो उनकी एजेंसी बता सकती है। अब इसमें मैं दुर्गेंद्र सर, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये कोई सरकार का पक्ष तो है नहीं। चुनाव आयोग सरकार की मर्जी से काम नहीं करता। चुनाव आयोग अपने आप में संस्था है, इस देश की ताकत है, लोकतांत्रिक ताकत है, वो अपना विशेष नहीं, आपका जवाब बनता है। विपक्ष के लोग जब कहते हैं कि आप चुनाव आयोग को प्रभावित करते हैं, सारी संस्थाओं को आपने काबू में कर लिया, तब आपकी भूमिका आ जाती है। मैं ये ऐसे नहीं कहता। बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ, ये आज हमारे साथ नहीं हो रहा, ये पहली सरकारों के साथ भी होता था कि सीबीआई जो है वो पिंजरा है, तोता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने नहीं कहा था। यही एजेंसी तो है, यही तो चुनाव आयोग, यही तो काम करता था। क्या 70 वर्षों से चुनाव आयोग की भूमिका पर कहां चर्चा की जाए? आज बिल्कुल हमारे लिए कहा जाएगा। नहीं, हम लोगों ने तो देवेंद्र भाई, हम लोगों ने तो जाना कि चुनाव आयोग क्या होता है, कोई चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था होती है। हमने TN शेषन साहब की नज़र से देखा और जाना। मुझे उससे पहले सच बताऊं, मैं मतलब वही दौर था जब शेषन साहब बने थे, 88-89 में हम लोग पत्रकारिता शुरू कर रहे थे, और 90 से 96 का उनका कार्यकाल है। सच बताऊं मैं आपको, उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि चुनाव कौन कराता है, क्या है, कहाँ क्या है, कोई आयोग भी होता है। मुझे तब ये लगता था कि सरकार ही चुनाव कराती होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन शेषन साहब ने कहा कि नहीं, सरकार नहीं है, हम एक अलग स्वतंत्र संस्था हैं। पसीने छूट गए, आपको तो याद ही होगा, पसीने छूट गए थे लोगों के। अधिकारी जो ड्यूटी में जाते थे उनके पसीने छूट गए थे, तमाम को तो हार्ट सेंटर ले जाना पड़ता था, नेताओं की हालत खराब थी। उसे कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो आज मुझे अच्छा लगा कि एक रूटीन कोर्स में, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं इस देश के, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के, बीजेपी के बाद, और उनकी तलाशी ली गई, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि ना कि जो छोटे मोटे चुटपुटिया टाइप के नेता प्रत्याशी हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। उनको लगेगा भाई हमारे नेता को ही घेर दिया, तब कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं, चुपचाप सही काम करो, आचार संहिता मत तोड़ो। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल बनता है। ये तो सरकार पर भी लागू होगा दुर्गेंद्र सर। मैं उसी पर तो आऊंगा, अभी मैं उसी पर आऊंगा ना। आलोक जी ने 20 घंटे दिए हैं कि आयोग, अगर वो आयोग वीवीपैट की गिनती को मान जाता है, तो आलोक जी कह रहे हैं कि हमने 20 घंटे दिए, 20 घंटे बाद मैं मान लूंगा कि सेशन है वो राजीव कुमार इक्वल टू सेशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह वो दाएं बाएं करते हैं, कल परसों या अगले चुनाव की बात करते हैं, तो आलोक जी कह रहे हैं मैं मानने को तैयार नहीं। फिलहाल उन्होंने 20 से बढ़ाकर 30 घंटे दिए हैं। लेकिन मैं आलोक जी की बात से या उनके नजरिए से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और ये जरूरी भी नहीं कि मैं सहमत हूं, उनका अपना नजरिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी स्वागत। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कि भाई आपके नेता ऐसा क्या काम कर रहे थे जो उनकी तलाशी ली गई, और जाहिर सी बात है ये तो देश पूछेगा कि भाई राहुल गांधी, संदेह तो बना कि राहुल गांधी क्या लेकर जा रहे थे, भांग का बोरा लाद कर ले जा रहे थे, अफीम ले जा रहे थे, अनअकाउंटेड मनी ले जा रहे थे, क्या ले जा रहे थे, या रूटीन कोर्स में है। अगर रूटीन कोर्स में है तो फिर आगे भी हम देखेंगे कि भाई बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं, नेता हैं,
फिर उनके साथ भी मुझे लगता है कि अगर रूटीन चेकिंग है तो हम और आप जब सड़क पर जाते हैं तो पुलिस सबको रोकती है, फिर ये नहीं देखती कि दुर्गेंद्र चौहान कौन है, आलोक भदौरिया कौन है, शैलेश सिंह कौन है और देवेंद्र प्रमुख कौन है, सबको रोकती, भाई किनारे लगाओ किनारे लगाओ किनारे लगाओ। तो जो अगर किनारे लगाओ वाला है तो फिर हम देखेंगे। शैलेश सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। ये आपने अपने बातों में ही कह दिया कि अगर रूटीन चेकअप है तो कल को मोदी जी का भी जहाज चेक होना चाहिए, नड्डा जी का भी जहाज चेक होना चाहिए। ये आप मांग करो, ये हमारी मांग नहीं है। मैं तो प्रसन्न हो रहा हूं, मैं तो प्रसन्न हो रहा हूं। अब मोदी जी का भी जहाज चेक हो चुका भाई, शैलेश भाई, मोदी जी का जहाज चेक हो चुका। ये प्रसंग है, अगर मोदी जी का जहाज चेक हुआ था, पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, उनको चेक किया गया था पिछले 2019 के चुनाव में। अगर ये रूटीन चेकिंग है तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। कल को नड्डा जी का भी जहाज चेक होना चाहिए, कल को मोदी जी का भी जहाज चेक होना चाहिए और अन्य जितने भी प्रत्याशी हैं उनका भी जहाज चेक होना चाहिए। बीसीओ हेलीकॉप्टर आज भाजपा की घूम रही है, कितने लोग वहां पर चेकिंग में आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक तानाशाह क्या परसेप्शन सेट करना चाहता है देश में लोकतंत्र। अब देखिए आप लोग उसी पे आ गए। अरे भाई उसमें भी तानाशाह कहां आ गया, वो तो चुनाव है, चुनाव आयोग है। आप लोग बुरा बड़ी जल्दी मान जाते हो। शैलेश सिंह बुरा मत माना करो भाई, अगर चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है तो तानाशाह कहां से आ गया उसमें। देखिए चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता से काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें हाँ करेगा, हमें उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि करेगा। राहुल गांधी के बाद आपको और लोगों के उड़न खटोले चेक होते दिखेंगे, इंतजार कीजिए। ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि अगर जाकर के मोदी जी की भी जहाज चेक हो, ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि नड्डा जी के भी जहाज रूटीन चेक में चेकअप हो, अमित शाह जी का भी जहाज चेकअप हो रूटीन चेकअप में। तब ये दिखेगा, पारदर्शिता दिखेगी कि हाँ हमारे जो चुनाव आयोग है। अच्छा मान लो नहीं चेक होता है, नहीं चेक होता है, नहीं भी चेक होता है तो आपको अपना चेक कराने में क्या क्या बुराई लग गई? राहुल गांधी ने चेकिंग करा ली, खत्म, आगे बढ़ो। हमने कभी भी ये सवाल नहीं उठाए कि हाँ जहाज चेक क्यों हुआ। हमारी व्यवस्था सिर्फ इन बातों से है कि भाई यदि आपने रूटीन चेकअप किया है कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर रूटीन चेकअप नहीं है और ये साफ दिख रहा है कि ये रूटीन चेकअप नहीं है, ये बेमनस्ता से। अरे भाई आलोक जी ने तो सवाल उठा दिए सिस्टम पर, आलोक जी ने सवाल उठा दिए सिस्टम पर कि जो चेकिंग करने वाले लोग हैं, शैलेश सिंह, आलोक जी कह रहे जो चेकिंग करने वाले लोग हैं कॉम्पिटेंट है ही नहीं, वो उचक उचक के देख रहे हैं, ऐसे चेकिंग होती है क्या? आलोक जी कह रहे हैं ये तो अजीब टाइप के चेक करने वाले लोग हैं, ऐसा लग रहा है चेक ही नहीं कर रहे हो, उचक उचक ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कि राहुल गांधी उनको पकड़ा देंगे कि लो भैया ये अनअकाउंटेड मनी है, रख लो और मुझे जेल भेज दो। देखिए ये एक ऐसा चेकिंग लगा कि सिर्फ चुनाव में एक परसेप्शन सेट करना है कि हम रूटीन चेकअप कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि हम चेकअप कर रहे हैं और चुनाव में एक बुरा तथ्य को फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र का पर्व हो रहा है, ये एक लग रहा है कि युद्ध हम लड़ रहे हैं और उस युद्ध में ये इन प्रकार न किसी भी तरह से हम जाएंगे और जाकर के इस लड़ाई को किसी भी मोड़ में ले जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी करके एक अलग सा परसेप्शन सेट करेंगे कि हाँ इस तरह की बात। अरे राहुल गांधी को पैसे ले जाना रहेगा हेलीकॉप्टर से किसी कभी, ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात रही कि जाके इस तरह का चेकिंग हुआ। अरे भाई गोवा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पैसे खपाए ना, ईडी कह रही है गोवा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शराब का पैसा खपाया, ये ईडी कह रही है। तो राहुल गांधी भी कहीं किसी स्टेट से लाए होंगे, उनको भी सूचना होगी कि भाई राहुल गांधी का चेक नहीं होगा, इसी से जरा भिजवा दो तमिलनाडु या केरल, ये भी तो हो सकता है ना। ये तो बहुत ही हास्यास्पद विषय रहेगा कि अगर ईडी या सीबीआई या फिर चुनाव आयोग इस तरह से कोई सोचता है कि कोई भी चाहे वो राहुल गांधी जी का जहाज हो या मोदी जी का जहाज हो और उस हेलीकॉप्टर पे पैसे का आदान प्रदान होगा, हेलीकॉप्टर पे चेकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, हेलीकॉप्टर से पैसे तो उतरेंगे, जब उतरेंगे तो इतने सारे कैमरे रहते हैं, इतने सारे चीज रहते हैं, वो बैग कोई हवा में शैलेश सिंह मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, शैलेश सिंह मैं आ रहा हूँ, शैलेश सिंह मैं आ रहा हूँ। पीयूष जी की भाव भंगिमा थोड़ा बदल रही है, आज भी थोड़ा लेट हुए हैं, मैं आ रहा हूं उनके पास। पहले मैं पीयूष जी को ले लेता हूं। पीयूष पंत हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक जुड़े हुए हैं, हालांकि हमारी बातों पर मुस्कुरा देते हैं तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाती है।
मैं देखता रहता हूँ पीयूष जी का चेहरा, जैसे जैसे भाव भंगिमाएं बदलती तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। पीयूष जी, ये पूरा जैसे शैलेश सिंह कह रहे हैं भाई परसेप्शन बनाने के लिए कि भाई राहुल गांधी को चाप लो, कांग्रेस के सारे लोग ये समझ जाएंगे कि भाई अब स्थितियां अनुकूल नहीं, कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जो प्रधानमंत्री हर सभाओं में कहते हैं कि भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी जो कहते हैं, तो क्या इस परसेप्शन को और बल देने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं, या ये रूटीन चेकिंग की कैटेगरी में हम रख सकते हैं इसको? मैं तो इसी कैटेगरी में रखता हूं इसको। देखिए दुर्गेन जी, अगर आपको याद होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनावी तिथियों को जब राजीव कुमार जो है वो डिक्लेयर कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आप ये तय मानिए कि हम बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे और जो भी इस तरह की जो उल्लंघन होंगे या कोई भी जहां विजिलेंस करना होगा, कोई भी पैसा या कुछ भी, तो हम वो है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे उसके बारे में। जी, मुझे लगता है कि वही कहीं, और ये एक रूटीन चेकअप किया गया और जिस तरीके से वो चेकअप हुआ है, मतलब उससे ये लगा था कि खाना पूर्ति ही हो रही है वो। और देखिए कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, देखिए हालांकि इसलिए ये बात कांग्रेस वाले उठा रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान इलेक्शन कमीशन है ये तो सही है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से वहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है वहां पे जो है चीफ जस्टिस को हटाया गया उस कमेटी से, और जिस तरह से रातों रात जो है कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, वो एक डाउट पैदा करता है। दूसरा, जिस तरह से डेट तय की गई है मोदी जी को फैसिलिटेट करने के लिए, तो डाउट पैदा करता है। लेकिन ये देखिए इलेक्शन कमीशन का एक रूटीन काम है। आपको याद होगा 2019 के समय भी, 2019 के चुनाव के समय लोकसभा के, उड़ीसा के संबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हेलीकॉप्टर चेक किया गया था, और जो वहां के रिटर्निंग अफसर थे, बाद में जब इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजी बीजेपी वालों ने, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। वो जो स्टेट लेवल के जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी थे, उन्होंने ये एक्शन लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक रूटीन चेकअप है, जरूर होगा। बाद में ये कहा गया कि नहीं साहब, जो एसपीजी कवर जिसको होता है उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। अब चाहे वो बचाने की कोशिश की गई हो या उनको विक्टिम बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये कहा गया। लेकिन अगर आप इलेक्शन में हैं तो वहां एसपीजी भी मायने नहीं रखना चाहिए, सबके साथ जो है बराबर का व्यवहार होना चाहिए। इसके अलावा उसी चुनाव में 2019 के में आप देखिए नवीन पटनायक का भी जो है हेलीकॉप्टर है, उसकी भी चेकिंग इलेक्शन कमीशन के द्वारा होती है। धर्मेंद्र प्रधान की भी वही संबलपुर, वही उड़ीसा में जो है वो चेकिंग होती है। और इसी तरह भी टीएमसी के जो है अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमारे जो है हमारे हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हुई। तो मुझे लगता है एक रूटीन चेकअप है। हाँ, अच्छा होता कि अगर कोई कारण भी जो है इलेक्शन कमीशन बता दे, ताकि इस तरह की संभावनाएं या जो इस तरह का नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप गढ़ लेती हैं, उससे बचा जा सके और इलेक्शन कमीशन की फजीहत न हो। तो इलेक्शन कमीशन को कारण भी बता दीजिए हमें क्या शंका थी, या उनको कहना चाहिए नहीं, एक रूटीन चेकअप है, उसके तहत हम कर रहे हैं और सभी के साथ करेंगे। क्योंकि ये सवाल भी वाजिब है कि फिर तो आप सबके साथ करना चाहिए, जो भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है पहले फेज के चुनाव के दौरान, तो उसके साथ भी होना चाहिए। अभी तक किसी बीजेपी कैंडिडेट या कह लीजिए बीजेपी नेता के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की खबर हमने नहीं देखी है, इसलिए ये शंका पैदा होती है। वरना ये मुझे लगता है एक रूटीन काम है जो इलेक्शन कमीशन को करना भी चाहिए, अगर वो इलेक्शन कमीशन काम ही यही है। दूसरा बड़ा काम क्या है, उसको जो है जितना भी वायलेशन हो रहा है, ये आपका क्या नाम जो आचार संहिता है, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजीव कुमार बहुत ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं वहां पे। तो ये वो पार्टीजन, एक तरह से पार्टीजन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रूटीन चेकअप है दुर्गेन जी, और लेकिन सभी के साथ ऐसा होना चाहिए, इसमें पार्टीजन नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन। ठीक बात है, ठीक बात। राघवेंद्र सिंह राजू, आप भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, घूमते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आप भ्रमण पे रहते हैं। अभी कार्रवाई की बात हो रही है, नेताओं की बात हो रही है, क्या इस तरह की कार्रवाइयों से कोई नैरेटिव सेट होता है? क्या कोई ऐसी असर नीचे तक कार्यकर्ताओं में जाता है क्या कि भाई राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा है ना, छोड़ना भी नहीं चाहिए? राहुल गांधी कोई कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, आयोग से ऊपर तो नहीं है। राजू जी। दुर्गेन जी, जी, चुनाव आयोग का काम कुशल, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है।
हाँ हाँ बिल्कुल। और ये निश्चित तौर पर है, अभी आपने खबर देखी होगी कि मुरादाबाद में एक व्यापारी ने शिकायत दर्ज की और तुरंत जो है एसपी साहब ने एक्शन लिया कि मेरा 2 लाख रुपए जो है जांच में पकड़ा गया, और इसके बाद 50,000 उस अधिकारी ने रख लिया और कैमरामैन ने, तो उसके बाद तुरंत एक्शन हुआ, रुपए भी बरामद हुआ 50,000, और उसके बाद वो सिपाही तो जो मौके पर जांच कर रहा तो भागने में कामयाब रहा, लेकिन जोनल मजिस्ट्रेट और कैमरामैन दोनों पकड़े गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि हर जगह जो चेकिंग चल रही है, हर जगह जो कार्रवाइयां हो रही है, निश्चित तौर पर विपक्ष का काम तो प्रश्न उठाने का है, लेकिन निश्चित तौर पर आलोक भदौरिया जी ने जो बात कही, संविधान की आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन चुनाव को करवाने और उसको नियंत्रित करने का पूरा अधिकार देता है। ये हमारे भारत के संविधान में है। देवेंद्र, आपने टीएन शेषन का नाम लिया, लेकिन टीएन शेषन की तुलना अभी करना ठीक नहीं। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही के नियुक्ति जो हुआ निर्वाचन आयोग के मामले में, अभी हमारे पंत साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब उसमें थे तो उनको हटा करके कैबिनेट मंत्री को उसमें रखा गया, और उसमें विपक्ष का जो नेता होता था उसको भी रखा जाता था। तो ये तमाम बातें थी, और आपने देखा हो कि एक्स पोस्ट पर हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब ने लिखा भी था कि विपक्ष ने तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र बचाने का अपील किया है, और उन्होंने अपने स्तर पर लिखा था कि न्याय का द्वार खुलेगा, और संविधान को तानाशाही से बचाने का ये आखिरी चुनाव है। मेरा कहने का तात्पर्य पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं चलती रहती है, लेकिन जो हमारे आलोक भदौरिया जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से वीवीपैट और जिस तरीके से ईवीएम पर काउंटिंग में दोनों के अंतर का मामला आया, और जिस तरीके से दुर्गेश जी आपने देखा, खुद आपने बताया कि 10.5 लाख वोट 5 राज्यों में कांग्रेस को ज्यादा मिला था, और उसके बावजूद भी 5 राज्यों में केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। तो प्रश्न तो तमाम जनमानस में रहेंगे, और ये भी बात सच है कि चुनाव में जो खर्च की सीमा होती है, भाई चुनाव आयोग की गाइडलाइंस ये भी तो है। अभी आपने कहा कि बी फार्म पर दस्तखत नहीं हुए, खजुराहो का आपने ऑडियो दिखाया, वीडियो दिखाया, और ये होता है कि अगर जिला निर्वाचन का जो नामांकन दर्ज किया जाता है वो 3 सेट में भी आप दर्ज कर सकते हैं, और छोटी मोटी कमियां रहती है तो अधिकारी बता देते हैं कि नहीं भाई इसमें ये कमियां हैं। मैं समझता हूँ ये तो और ज्यादा सख्त निर्वाचन हो रहा है जो आप करते हैं, और ये निर्वाचन जो सख्त हो रहा है वो माहौल भी आप देख लीजिए, तनावपूर्ण माहौल है। ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी आवाज दर्शक नहीं सुन पा रहे, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही। मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी बात है, लेकिन आवाज पूरी आ नहीं पा रही। मैं चूंकि मेरे पास 1-2 मिनट का वक्त है, अब भदौरिया जी के पास मैं जाऊंगा। भदौरिया जी, जो प्रथम राउंड है उस पर बातचीत हुई, और बहुत सारे लोग ये भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये एक रूटीन चेकिंग है। प्रधानमंत्री का भी उड़ीसा में पिछले चुनाव में चेक हुआ था, बाद में एसपीजी और तमाम जो वितंडावाद हुआ वो चलता रहा। मूल रूप से क्या इसमें इस तरीके का तत्व देखते हैं आप, ये कोई नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है, या और कोई लोग ऐसा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? इसका कोई असर बनता है क्या? मैं इस बारे को इस थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। पहला, अमेरिका में 26/11 होता है, उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी इतनी टाइट हो जाती है, इतनी टाइट हो जाती है कि कोई भी वहां पर वीआईपी सिंड्रोम, वीआईपी कल्चर नाम की चीज बचती नहीं है। एक एक आदमी की जांच होती है, और वो एक एक आदमी जब मैं बोलता हूं तो फिर मैं थोड़ा सा और भी नाम लेना चाहूंगा। उस समय भारत की अमेरिकी राजदूत थी मीरा शंकर जी, इनकी पैटिंग की गई थी। जैसे पैटिंग होता है ना, जैसे वो थपथपा करके वो चेक भी करते हैं। हाँ। बाकी तो जो स्कैनर से तो होता है वो होता ही है, उसके अलावा लास्ट में थपथपा के भी चेक किया जाता है। तो वो उनकी भी चेकिंग की गई। वह यहाँ लोगों ने बड़ा बवाल मचाया, वो सब किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। अमेरिका ने वो चेकिंग करी, बहुत अच्छी बात है। हमारे अब्दुल कलाम साहब की भी चेकिंग हुई, उन्होंने भी सहर्ष वो तैयार हुए, कोई आपत्ति नहीं करी, ना मुंह बनाया, ना कोई कमेंट किया, कुछ भी नहीं किया, चेकिंग कराई। तो मेरा मानना है कि अगर वीआईपी जो सिस्टम है, जो सिंड्रोम है, आपको याद है यहाँ पर जब पहला दौर आया था, लाल बत्ती हटा दीजिए, लाल बत्ती या नीली बत्ती, लाल बत्ती थी, लाल बत्ती हटा दीजिए, नीली बत्ती सब हटी, हाँ सारी हटी। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वीआईपी कल्चर खत्म हो। ठीक, अच्छी बात है, खत्म हो गई। तो क्या चेकिंग एक रूटीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए?
क्या ये देश वही नहीं है जिसमें संसद में कोई जो रंग बिरंगे वो सब लेकर के संसद में पहुंच जाते हैं, नई संसद में? तो पता नहीं कहाँ गए आलोक जी, आज तक कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ उनका। तो अच्छा याद दिला आज दिया तक आपने, नहीं पता चला, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं याद दिला पता दिया, मैं तो चलता। भूल ही गया था बिल्कुल। हाँ, तो सवाल ये, मेरा मानना ये है कि संसद भी बहुत पवित्र है, लोकसभा चुनाव भी बड़े पवित्र हैं, सारे चुनाव बड़े पवित्र हैं। सवाल तो इंटीग्रिटी की है। सवाल तो ये है, अभी जैसे हमारे राजू साहब ने भी बताया और हमारे पीयूष जी ने भी बताया कि जब आप रातों रात नियुक्तियां करते हैं, 24 घंटे में नियुक्तियां करते हैं, मतलब फाइल ऐसी दौड़ती है आपकी। याद करिए पिछले कैसे नियुक्ति हुई थी, 24 घंटे के अंदर सारे क्लियरेंस हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल को भी आश्चर्य हुआ था, अरे इतनी तेज गति थी मंजूरी। और तो इस बार तो वो जो नेता प्रतिपक्ष हैं दादा कांग्रेस के, वो कहते रहे भैया मेरी कोई सहमत नहीं, मेरी कोई सहमति नहीं, वो चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरा मानना है कि अब जब आप संवैधानिक चीजों की बातें करते हैं, जब आप निष्पक्षता की बातें करते हैं, तो आपको यह भी होना चाहिए कि कोई एक आदमी जो प्रधानमंत्री हो, उसका कैबिनेट मंत्री क्या फैसला देगा? क्या उसके विरोध में जा सकता है? क्या उसकी अंतरात्मा की आवाज जागृत होगी? आलोक जी तो मुझे कंप्लीट नहीं करिए, लगता अब 1 मिनट बचा है। आलोक जी प्लीज। है कि सभी ईमानदारी से होना चाहिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं, ईमानदारी से, लेकिन वो जांच होते दिखना नहीं चाहिए, जांच वास्तव में होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक बात है। देवेंद्र प्रमुख एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम को। देवेंद्र प्रमुख। देखिए, मैं दुर्गेंद्र सर ये कहूंगा कि आपको जो है बिल्कुल ये सारी चीज जो है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है अलग से, सरकार का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक हिस्सा। पहली सरकारों में भी हुआ, इनमें भी हुआ। अगर कहीं किसी को शक है तो अपनी बात रख सकते हैं, उठा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। आप विपक्ष वाले लोग सारी काम कर रहे हो, तो पक्ष वाले नेताओं की अगर जांच की कहीं आपको लगता है कि आपकी ज्यादा हो रही है, हमारी कम हो रही है, तो आप उस पर, आपका विशेषाधिकार है, उसे मांग कर सकते हैं। और रही बात ये कि राहुल जी का हो गया या किसी और का हो गया, माननीय गृह मंत्री जी का हो गया, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का भी हो सकता है चेक। और ये चुनाव का नियम भी है, और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र है, अपनी संस्था है, अपना अधिकार है, वो अनुसार उसी के काम कर रहे हैं। उस पर सवाल या निशान उठाना, कोई अभी किसी दौर का चुनाव नहीं हुआ, होने दीजिए आप, हम फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर जवाब दें। ठीक बात है। शैलेश सिंह छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा, बोलना चाह रहे हैं कुछ, बोलिए। अनम्यूट करिए महाराज। जब तक निष्पक्षता की बात है तो प्रधानमंत्री का भी जहाज चेक होना चाहिए। अरे हुआ चेक। और जेपी नड्डा जी का भी जहाज चेक होना चाहिए। और निष्पक्षता की अगर बात है तो अमित शाह का भी जहाज इस बार भी कराने पे तुले हुए हो क्या? ताकि ये परसेप्शन बने कि हाँ ये सारा चुनाव निष्पक्षता से हो रहा है। ये परसेप्शन बनाने की जरूरत है चुनाव आयोग को। आज लोगों को विश्वास नहीं मोदी जी हैं, कल खुद ही बुला के चेक करा देंगे, आप लोग रह जाओगे बोलते हुए तो हमारे मोदी जी हैं, वो कहेंगे आओ चेक कर लो आके। चुनाव आयोग की नियुक्ति भी हो गई, मगर बोलने से तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि तानाशाह की तानाशाही चल रही है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा कमेंट अंतिम टिप्पणी के रूप में पीयूष जी के पास जाएंगे। पीयूष जी, इससे सिस्टम तो सुधरेगा, मुझे परम विश्वास है कि इस तरह की अगर कार्रवाई होगी सबके साथ समभाव से, तो निश्चित तौर पर सिस्टम सुधरेगा। नहीं देखिए दुर्गेंद्र जी, होनी ही चाहिए कार्रवाई, क्योंकि ये उत्तरदायित्व है चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग अगर करता है तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है, वो अपने राह से भटकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अगर ये करता है तो ये उसका अधिकार है, उसको दिया गया, यही उसका काम है कि निष्पक्ष चुनाव होता हुआ दिखाई दे। और इसमें इसीलिए उसको स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया संविधानकर्ताओं ने। इसलिए देखिए, संविधानकर्ताओं ने दूरदृष्टि रखी थी, वो जानते थे कहां कहां गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो इसीलिए चुनाव आयोग को ऑटोनोमस बनाया गया और उसको अपार शक्तियां दी गई हैं। तो उसके पास ये अधिकार है, अगर वो ये करता है तो उसकी प्रशंसा होगी, उसको करना चाहिए, ये उसका उत्तरदायित्व है। तो मुझे लगता है और भी इस तरह के उदाहरण सामने आने चाहिए जहां पे चुनाव आयोग को अपनी छवि को गिराने से बचाना चाहिए और अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभाना चाहिए। बहुत शुक्रिया पीयूष जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र भाई, राघवेंद्र भाई, आलोक भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का जो हमारा एक खास कार्यक्रम चुनावी मंथन देखते हैं, वरिष्ठ संपादक पत्रकार आलोक भदौरिया जी ने इस मंथन कार्यक्रम में कहा कि वो 20 घंटे बाद तय करेंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं वो सेशन जैसे हैं कि नहीं हैं। ये 20 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा है जिसमें तय होगा कि
ईवीएम के साथ साथ में जो उसका बटन दबेगा और बटन के साथ साथ में जो वीवीपैट की पर्ची निकलेगी, दोनों की गणना कराने को अगर आयोग तैयार हो जाता है तो वो मान लेंगे, और देश में भी बहुत सारे लोग जो उंगली उठाते हैं वो मान लेंगे कि आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।